औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दो चार इशूज़ सिंध गवर्नमेंट के, उसके बाद फिर जो हमारी कौमी सियासत में अनफॉर्चुनेटली जो तमाशा चल रहा है और जिस तरीके से मुल्क के आइन और कानून को बुलडोज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा कल के अफसोसनाक वाक़े की। काफ़ी दफ़ा उसके कल अफसोसनाक वाक़े के बाद गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्टांस आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सम अप करता चलूं। केव डाइंग कंपनी जो है वो ज़कात डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो है उन्होंने अपने फैक्ट्री के अंदर ही लोगों को कोई इत्तला दी, जो कि उन्होंने इंतज़ामिया को इत्तला नहीं दी, ना पुलिस को ना डिप्टी कमिश्नर को। ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करना कोई बुरी बात नहीं है, नेकी का काम है और अल्लाह ताला की राह में इंसान ये नेकी काम करता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, किस तरह लोगों को आप चीज़ें बांट रहे हो। अगर आप सड़क पे किसी को पता चल जाए कि कोई शख्स जो है वो बैग भर के वो पैसे बांट रहा है, तो जो वहाँ पे हालत होनी, तो आपको पता है ये किस तरह चीज़ें होती हैं। तो खैर उसके बाद गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर FIR काटी, लोगों को गिरफ्तार किया और उस वाक़े में जो भी कीमती जान को नुकसान हुआ, किसी जान की कोई कीमत नहीं होती। वज़ीर आला सिंध ने 5 लाख रुपए जो भी डिजीज़ उनकी फैमिली को जिनका इंतकाल हो गया और 1 लाख रुपए उनकी फैमिली को जो ज़ख्मी हुए हैं। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, ये किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। गवर्नमेंट बड़ी कॉन्शियस थी, सिंध हुकूमत, जो हमने पूरे पाकिस्तान में हालत देखी कि मुफ्त आटे पे जो वहाँ पे अफसोसनाक वाक़यात हो रहे थे, तो हुकूमत सिंध ने बड़ा सोच समझ कर एक स्कीम बनाई कि लोगों को किस तरीके से रिलीफ पहुंचाया जा सके, और उसी में ही टारगेट किया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 78 लाख ख़ानदानों को 2-2 हज़ार रुपये फ़ी फैमिली आटे की ख़रीदारी की मद में दिए जाएंगे। उसका मैं डेटा आपको आज दिन तक का बता दूं। सर ये 30 मार्च तक का डेटा है। इसमें जो मैसेज के ज़रिए बेनिफिशरीज़ को मैसेज जा चुके हैं आज दिन तक, वो 38,23,145 38,23,145 लोगों को मैसेज जा चुके हैं, जिसमें से 10,71,282 बेनिफिशरीज जो है वो पैसे विड्रॉ कर चुके हैं। अभी तक हुकूमत सिंध, जो टोटल सिंध हुकूमत सिंध ने 15.5 अरब रुपए इस आटे की मद में सब्सिडी का ऐलान किया हुआ है। उसमें से जो हबीब बैंक से कैश विड्रॉ हुआ है इस मद में, वो 2,14,25,64,000 रुपये, 2,14,25,64,000 रुपये अभी तक जो है वो कैश विड्रॉ करा चुके हैं हबीब बैंक से। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये पता था कि ये माजी में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, और अभी जो पूरे पाकिस्तान में भी जो वाक़यात हो रहे थे, अनफॉर्चुनेटली अफसोसनाक वाक़यात हैं, उसमें इंतज़ामिया की, गवर्नमेंट की नीयत उन गवर्नमेंट्स की ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक इस तरह का माहौल है। तो इसीलिए सिंध हुकूमत ने कहा कि जी किसी को सड़क पर नहीं खड़ा करें, किसी को इस तरह किसी की बेतौकीरी ना करें। बेहतर है कि उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो डेटा है, उस डेटा के थ्रू उनको मैसेज जाए और मैसेज के ज़रिए वो 2,000 रुपये उसके अकाउंट में आ गए। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो किसी भी स्टोर से जाके वो आटे की मद में सब्सिडी लेना चाहे
या किसी और चीज़ की मद में, लेट सपोज कोई शख्स आटा अगर नहीं खाता, कहता है जी मुझे चावल खाने, तो वो चावल की मद में जो है वो उसको वो गवर्नमेंट के पैसों से वो अपनी रियायत ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग अभी तक चल रही है। मैं अभी तक का डेटा देता रहा हूँ, ये पूरे रमज़ान में चलता रहेगा और रमज़ान भर में इंशाअल्लाह ताला 15,500 रुपये की सब्सिडी हम दे चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने खुसूसी तौर पर यह कहा है कि अगर कोई और शख्स समझता है कि मेरी मंथली इनकम 50,000 रुपये से कम है, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उन सेंटर पर जाए या 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड मैसेज करे और अपने कवायफ दे, तो विदिन 24 आवर्स जो है वो भी इनरोल्ड हो जाएगा। और अगर ये जो 15.5 अरब रुपए कल को इसमें से 5 अरब और भी प्लस करने पड़े तो हुकूमत सिंध वो करने को तैयार है। तो ये गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया था। तो कल वाले वाक़े में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि फैक्ट्री के मालिकान की नीयत ख़राब थी, उनका तरीका गलत था, और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि आप, ये सबके लिए मैसेज है कि बराए मेहरबानी नेकी का काम करना अच्छी बात है, सब नेकी का काम करें, लेकिन बराए मेहरबानी तरीक़ेकार उसका इख्तियार करें। किसी की ज़िंदगी से, किसी की कीमती जान से खेलने का इख्तियार किसी को नहीं है। सब तरीका अपना जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो इख्तियार किया जाए। ये तो चीज़ थी जो सिंध हुकूमत की जानिब से पूरे रमज़ान मुबारक में कोशिश की जा रही है, एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं उसके बारे में। इस वक्त जो मुल्क की सियासत में जो हो रहा है वो निहायत ही अफसोसनाक हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में आइन कानून की इस तरीके से बेतौकीरी आज दिन तक नहीं हुई। सबसे पहली बात, ये पिछले 1-1.5 महीने में जो कुछ हुआ है, हमने मैसेज क्या दिया है? हमने मैसेज दिया है कि ये आइन की किताबें हैं, ये कानून की किताबें हैं, जो आपके पाकिस्तान पेनल कोड के, जो पिनल कोड के जो भी कानून है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अब इस मुल्क में फैसला डंडे के जोर पे होगा, इस मुल्क में फैसला बदमाशी के जोर पे होगा, इस मुल्क में फैसला गुंडागर्दी के जोर पे होगा, इस मुल्क में फैसले सिर्फ ताकत के जरिए कर सकेंगे, कानून के जरिए कोई फैसला नहीं होगा। जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने में जो लाहौर में तमाशे हुए, जो पुलिस वालों की पिटाइयां की गई, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए गए, उनके सिपाहियों को नुकसान पहुंचाए गए, जिस तरीके से पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके गए, मैं हैरान हूं। और वाकई ये मैं समझता हूं कि ये हमारे स्टेट के मुंह पे एक तमाचा है कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं किसी के घर से, किसी घर की छत से, और कोई गिरफ्तार नहीं है। जो गिरफ्तार है सबको जमानतें मिल रही हैं। अगर खुदा न खासा उस पेट्रोल बम में, जो कि आपने देखे कि पुलिस वालों ने फिर भाग के जान छुड़ाई वहां पे अपनी, अगर कुछ हमारे सिपाही शहीद भी हो जाते तो भी कोई पूछने वाला नहीं था। एक दफा इमरान खान या पीटीआई की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हम अपने कारकुनों को रोकें या मजम्मत करते हैं कि जी हमारे कारकुन पुरअमन रहें, हमारे कारकुन कानून हाथ में ना लें। आपकी पंजाब की एक पीटीआई की लीडर साहिबा, जिनकी ऑडियो लीक हुई टाइगर फोर्स के सदर आरिफ अलवी से, उसमें वो कह रही है कि हमारे कारकुन पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। मतलब आप देखिए कितनी अदालतें हैं, सेशन अदालतें हैं, लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पूरी अदालतें देख रही हैं कि जितने भी जज, मौजूद जज साहिबान, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, मौजूद जज साहिबान जब अपने घर पे होते हैं तो उनके बाहर सिपाही पुलिस वाला होता है, गाड़ी में बैठते हैं तो सिपाही पुलिस वाला होता है, अपने घर से लेके कोर्ट तक जाते हैं तो आगे पीछे मोबाइलें होती हैं, उसमें सिपाही पुलिस वाले हैं, आप कोर्ट रूम में बैठते हैं तो आपके सिक्योरिटी पे सिपाही पुलिस वाले हैं।
उन पुलिस वालों को जूते मारे जाएं, उनको डंडे मारे जाएं, उनको पत्थर मारे जाएं, उनके ऊपर, उन पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल बम से अटैक हो। किसी एक अदालत ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। तो क्या मतलब, अगर और इस पर देखें कि आप ना कोई शोर मच रहा है, मैं तो अफसोस के साथ कहता हूं, ना मीडिया में शोर मच रहा है, ना किसी अदालत में शोर मच रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इस तरह उठा रही है कि यार आप ये मुल्क, किस मुल्क में बैठे हो जहां पे आप पुलिस वालों को सरेआम बेतौकीरी करो, उनको मारो, उनको डंडे मारो, उनके ऊपर पेट्रोल बमों से, ये पेट्रोल बम से हमला, ये दहशतगर्दी है। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये दहशतगर्दी में शुमार होता है पेट्रोल बम से हमला। तो आप ये चीज कर लो, लेकिन कोई अदालत सुओ मोटो नोटिस नहीं लेगी उस पर। इससे बड़ी लाकानूनियत पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो सकती। इससे बुरी लाकानूनियत की मिसाल पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो सकती। ये हम खुदा ना खासा ये मैसेज दे रहे हैं कि दिस कंट्री इज विदाउट द लॉ, यहां कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। और उन सब लोगों को जो उसमें मुलविस है, जो उसके मास्टरमाइंड है, हर जगह से क्लीन चिटें मिल रही हैं, हर जगह से उनको बेल बिफोर अरेस्ट मिल रही है, अदालतें बुला रही, वो अदालतों में जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक मरतबा भी अदालत के कहने पे नहीं गए। हाँ, जब भी गए अपनी मर्जी से गए, अपने मूड के हिसाब से गए। वो जो भी वो जादू टोने में जो उनको तारीखें बताई जाती हैं कि इस तारीख में घर से निकलना, उस तारीख पे गए वो अदालत के बुलावे पे एक दफा भी नहीं गए, किसी एक कोर्ट में भी नहीं गए। और सारी की सारी अदालतों की तरफ से क्लीन चिटें मिल रही हैं ऐसे लोगों को कि रियासत पे आप हमले करें, रियासती इदारों पे हमले करें। अगर रियासती इदारों पे हमले करना जायज है, अगर ये फैसला हर कोई इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम ये फैसला कर ले आज कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी, कल भी जो फैक्ट्री का वाकया हुआ, अगर वो फैक्ट्री के मालिकान फैसला कर ले कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी है, अगर इस मुल्क में हर शख्स फैसला करके अब मेरी गिरफ्तारी का फैसला मैं करूंगा कि मैंने गिरफ्तारी देनी है नहीं देनी है, तो फिर ये सारी चीजें बंद कर दी जाए। मैं पहले ये 10 दफा कह चुका हूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप जब उनके वारंट निकाले गए, इज्जत के साथ, ग्रेस के साथ, हिम्मत के साथ और मैं कहूंगा बुर्दबारी के साथ गिरफ्तारियां दी हैं। पीपुल्स पार्टी के वर्करों ने बुर्दबारियों के साथ गिरफ्तारियां दी हैं, हम सब ने बुर्दबारियों के साथ गिरफ्तारियां दी हैं। हमारे वारंट निकले हुए, हमने अपने मुल्क में आके गिरफ्तारियां दी हैं। हमें पता था हमारे साथ क्या शरण, हमने वॉलंटियरली गिरफ्तारियां दी हैं। यहां इस मुल्क में आपने तमाशा क्या मचाया हुआ है कि ये मैसेज दे दिया आपने कि अब इस मुल्क में डंडे का कानून चलेगा, बदमाशी का कानून चलेगा, गुंडागर्दी का कानून चलेगा। जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना ही बड़ा कामयाब, जितना ज्यादा मॉब इकट्ठा करना है बस, और कोई काम नहीं करना। कल को जितने भी माफियाज हैं वो भी ये काम करें, आप पैसे पे हायर कर ले 5-6 हज़ार आदमी या 2-4 हज़ार आदमी और वो घर के बाहर खड़े कर दें, फिर इस मुल्क में जो तबाही फैलानी है फैला दें। जिस तरह का मैसेज देना है मैसेज दे दें। आपने ये मैसेज दिया, अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी अदालतों के पास सारे कवानीन मौजूद हैं और वो जितने भी ऑडियोज थी, क्या यास्मीन राशिद की ऑडियो और आरिफ अलवी की ऑडियो, किसी एक ने तरदीद की कि ये मेरी आवाज नहीं है? क्या आरिफ अलवी ने कहा कि ये मेरी आवाज नहीं? क्या यास्मीन राशिद ने कहा ये मेरी आवाज नहीं? नहीं कहा। और यास्मीन राशिद साहिबा उस ऑडियो में मान रही हैं कि हमारे कारकुनान पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, उसके बावजूद इस मुल्क का कानून साइलेंट है। कानून में हर चीज मौजूद है, लेकिन कानून पे जिन्होंने अमल दरामद कराना वो साइलेंट है। मैसेज क्या दिया आपने पूरे पाकिस्तान को? आज एक की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत हो जाएगी। फिर मैं तो हर बार कहता हूं ये 5-6 हज़ार आदमी जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हर आदमी अपने घर के बाहर गुंडे जमा कर दे, बदमाश जमा कर दे, उनको हाथ में लाठियां दे दे। यहां तो लाठियां काफी जगहों पर हथियार भी आ जाएंगे, आए कोई माइका लाल लड़ने के लिए। और फिर आपने केस प्रेसिडेंट यही बनाना है कि क्योंकि आपने इमरान खान को कुछ नहीं कहा तो अब आइंदा आप किसी को कुछ नहीं कहोगे। आपने पूरे मुल्क में मैसेज दे दिया कि अब कोई हर शख्स गिरफ्तारी अपनी मर्जी से देगा, और अगर आपने किसी ने गिरफ्तारी से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा गुंडे पाले, ज्यादा से ज्यादा बदमाश पाले, ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे पाले।
कि आपके हर गलत काम को वो सही साबित करते रहे। अजीब व गरीब हालात लगे हुए हैं। इस मुल्क में कानून का तमाशा बनाया जा रहा है। जस्टिस वक्कार सेठी मरूम, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जजमेंट मौजूद थी। जस्टिस वक्कार सेठी मरूम, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जजमेंट मौजूद थी कि केपीके बीआरटी की नैब और एफआईए इंटरोगेशन करे। इमरान खान की हुकूमत, जिसकी टांगें कांप रही थी कि जी इसमें हम फंसेंगे, क्योंकि केपीके बीआरटी में केपीके के ब्यूरोक्रेट कह चुके हैं कि 7 अरब रुपए की सिर्फ किकबैक चली है, बाकी इन्वेस्टमेंट अलग हुई है। 7 अरब रुपए की किकबैक चली है, लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की बेंच थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की बेंच थी जिसने उसको स्टे ऑर्डर दे दिया, और वो स्टे ऑर्डर ये था कि जी इस पे एफआईए को मना कर दिया गया कि आप पीटीआई की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बीआरटी केस पे आप को स्टे ऑर्डर दिया जाता है, आप इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेंगे। फिर वो स्टे एक्सटेंड होते रहे, वो स्टेज एक्सटेंड होते रहे। मैं चुप हूं, मैं तनकीद नहीं करूंगा। मैं इज्जत करता हूं तमाम जज साहिबान की, मैं जुडिशरी का एहतराम करता हूं, लेकिन एक सवाल या निशान तो बनता है कि पाकिस्तान में कितने बड़े करप्शन केसेस में किसने स्टे लिए आज तक, और किसको स्टे मिला है आज तक। सब पे मुकदमे चले, किसी ने स्टे नहीं लिए, और अगर जिसके हाथ साफ होंगे वो स्टे क्यों लेगा। अगर आज कोई मुल्क का इदारा किसी का दरवाजा खटखटाता है, किसी सरकारी इदारे का, किसी प्राइवेट शख्स का, जी हमें आप पर शक है कि आपने गलत काम किया है, आपने करप्शन की है, आपने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, तो आप बोलेंगे जी आओ बिस्मिल्लाह, आप इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो। जो चोर होगा, जो डाकू होगा, जिसके वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होगा, वो कहेगा जी नहीं मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, मैं अपनी तलाशी नहीं दे सकता। तो इमरान खान ने यह किया, परवेज खटक ने यह किया, केपीके की गवर्नमेंट ने यह किया। उन्होंने कहा हम तलाशी नहीं देंगे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस वक्कार सेठी साहब की जो जजमेंट थी उसके अगेंस्ट हमें स्टे दिया जाए, और उस वक्त बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, मौजूद जज साहब, उन्होंने स्टे दे दिया। हमारे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए कम से कम काबिल एहतराम है तमाम जज साहबान। लेकिन ये सवाल या निशान तो बनता है कि जी आपने उसको स्टे दे दिया, लेकिन इस मुल्क में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कभी किसी करप्शन केस पे स्टे नहीं लिया। तो आपने एक डाकू, एक चोर, एक बेईमान को स्टे इस मुल्क में की अदालतों से मिले, स्टे मिले। और आज दिन तक मैं ओपन चैलेंज देता हूं, इमरान खान से लेकर किसी तर्जुमान से तक लेकर एक शख्स नहीं है पीटीआई का जिसने इसकी जस्टिफिकेशन दी हो कि हमने स्टे क्यों लिया। कोई एक शख्स नहीं है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, एक शख्स आके टीवी पे बताए कि हमने इसलिए स्टे लिया, हमने इसलिए स्टे लिया क्योंकि हमारे हाथ साफ थे। हमने कहा फिर भी हम पर इंक्वायरी ना हो। कौन कहेगा जी, कौन कह सकता है। मेरा मोबाइल अगर यहां से गुम हो जाए, मैं बोलूं यार मिसाल के तौर पे यार आपने उठाया, तो आप बोलो यार तलाशी ले लो मेरी, यार मैंने नहीं उठाया। और अगर आपके जेब में, आप बोलो यार मैं तलाशी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे तलाशी भाई? ये क्या मुल्क में दो कानून हमेशा चलते रहेंगे? लाडलों के लिए अलग कानून और जो लोग पसंद आए उनके लिए अलग कानून। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमेशा रियायत, और बाकी पार्टियों के लिए जूते और डंडे। हमेशा इस मुल्क में क्या इस तरह चलता रहेगा निजाम? एक पॉलिटिकल पार्टी को करप्शन अलाउ है, एक पॉलिटिकल पार्टी को तोशाखाना के डाके अलाउ है, एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंडिंग की बेईमानी अलाउ है, एक पॉलिटिकल पार्टी को इसराइल और भारत से फंडिंग अलाउ है, एक पॉलिटिकल पार्टी को बीआरटी और मलम जबा जैसे डकैतियां अलाउ हैं, और उसके बावजूद कोई तलाशी के लिए जाए तो उनके लिए स्टे ऑर्डर अलाउ हैं, एडवांस में उनके लिए जमानतें अलाउ हैं, कोर्ट में वो पेशियां दे ना दे हर चीज उनको अलाउ है। तो ये कब तक ये दोगला कानून इस मुल्क में चलता रहेगा? कब तक?
एक मुल्क में दो निज़ाम चलते रहेंगे। और आप इसकी, मैं कहता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, कौन कौन इनको हमेशा इनके सहूलतकार बनते रहे हैं। आज साकिब निसार क्यों नहीं खुल के आके, जिस धरले से वो घूमता फिरता था, आके घूम फिरता, क्यों नहीं बताता कि जिसने उसको सादिक अमीन का टाइटल दिया था, उसको, इस जैसे चोर और बेईमान शख्स को सादिक और अमीन का टाइटल दिया था, वो कहां छुपा हुआ बैठा हुआ है? आज आके उसका दिफा टीवी पे आके क्यों नहीं करता? इस मुल्क के निजाम को तबाह किया गया। और अल्लाह ना करे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। मैं ये बात 100 दफा कहता हूं, सियासी पार्टियां बात की बात हैं, सियासी जमातों की सेकेंडरी वैल्यू है। पहली बात है कि इस मुल्क में सियासी निज़ाम, इस मुल्क का निज़ाम और इस मुल्क का हर इदारे की तौकीर, वो इंपॉर्टेंट है। जो पोलराइजेशन इमरान खान ने इस मुल्क के साथ की है, और जिस तरीके से इमरान खान को, उस लाडले को जो हेल्प हर जगह से मिली है, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा एक सवाल अदालत से पूछने का हक रखती है कि आपने हमारे अजीम कायद, 4 अप्रैल को उनकी बरसी आ रही है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल किया, शहीद भुट्टो मर्डर केस में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। क्यों नहीं तारीख मिलती उसकी? क्यों अदालतों के पास वक्त नहीं है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल किया गया, उसके बारे में जजमेंट देने के लिए? हमारे पास ना बंदूकें हैं, हमारे पास ना गुलेल हैं, हमारे पास ना लाठियां हैं, हमारे पास ना पेट्रोल बम है कि हम अदालतों को खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई माहौल बनाए, और ना कभी बनाएंगे। ना पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप मरते दम तक इस तरह का कोई स्टेप लेगी। लेकिन इंसाफ का तकाजे के लिए हम चिल्ला सकते हैं, हम अपीलें कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ का तकाजा पूरा क्यों नहीं होता? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का केस पिंडी हाई कोर्ट में चल रहा है। लास्ट हेयरिंग में अदालत ने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी। क्यों? सवाल है क्यों अदालतों के पास इन मुकदमात के लिए वक्त नहीं है? इमरान खान के लिए फोन करके भी रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत दी, उसके लिए वक्त नहीं है आपके पास। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो नाइंसाफियों की दास्तान है पीपुल्स पार्टी के पास, क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी अदालतों में हमला किया? ये पूरे मुल्क की एक एक जमात के लिए मैसेज है, ये मुल्क के एक एक इदारे के लिए मैसेज है। जितनी शिकायतें हुई, जितनी ज्यादतियां पीपुल्स पार्टी के साथ हुई, जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी को हमेशा दीवार से लगाने की कोशिशें की गई, सब कुव्वतों ने मिलकर पीपुल्स पार्टी के साथ ज्यादती की, लेकिन कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पोलराइजेशन की तरफ बढ़ी, कभी पीपुल्स पार्टी किसी इदारे के खिलाफ इस तरह की घटिया हरकतों की तरफ बढ़ी, कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किसी इदारे पर हमले के लिए आगे बढ़ी, कभी इक्तदार की लालच में पीपुल्स पार्टी ने इस हद तक कभी गिरी जो इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क के हर इदारे को एक अहम पिलर समझते हुए, चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे उसमें एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उसमें जुडिशरी हो, चाहे उसमें जितने भी अहम इदारे हैं, उनको अहम पिलर समझते हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा उनका एहतराम किया है। अपनी शिकायतें जरूर की हैं, हमने ज़ियाउल हक से शिकायत की, उसके खिलाफ जदोजहद की, हमने मुशर्रफ से शिकायत की, हमने उसके खिलाफ जदोजहद की, हमने इफ्तिखार चौधरी से शिकायत की, उसकी बहाली के लिए तहरीक में भी हम आगे थे, जानों के नजराने पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स ने दिए, और इफ्तिखार चौधरी से शिकायत भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की कि आपका रवैया गैर आईनी, गैर कानूनी है। हमने आमिरों के खिलाफ जदोजहद की, हमने किसी इदारे के खिलाफ कभी जदोजहद नहीं की, हमने किसी इदारे के खिलाफ कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई गिरी हरकत नहीं की। यहाँ पे इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, और जो जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो मैसेज क्या दे रहे हैं, वो पैगाम क्या दे रहे हैं? इस सारी मेरी जो आज की डिस्कशन है, सिर्फ 2 मैसेज निकलते हैं, 2 मैसेज। हर इदारे को अगर आपने अपने हक में फैसले लेने हैं, अगर आपने
अपनी हुक्मरानी, अपनी ज़ाती हुक्मरानी आपको चाहिए, एक कानून हाथ में लो, गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो, हर इदारे के खिलाफ हर गिरी हुई हरकत करने, किसी भी गिरी हुई हरकत करने के लिए कभी भी गुरेज नहीं करना, हर हद तक जाना किसी भी इदारे को नीचा दिखाने के लिए, जब तक कि वो आपकी लाइन पर, आपकी पिच पे आके नहीं बैठता। ये मैसेज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिंदगी भर नहीं गया जो आज जा रहा है। और मैं कहता हूं कि ये डूब मरने का मुकाम है कि अगर इसमें जो भी शख्स इसका साथी बने, इस गलत हरकतों में इसकी मदद करे, इसका सहूलतकार बने, या इस पूरे जो माहौल में देखते हुए खामोश बने, उसके लिए भी डूब मरने का मुकाम है। दो सब देखिए जी, मैं आपसे 200% मुत्तफिक हूँ। ना सिर्फ मैं मुत्तफिक हूँ, मेरी लीडरशिप भी मुत्तफिक है। आपके सवाल से मेरी लीडरशिप भी मुत्तफिक है कि देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई है। सबसे बड़ा मसला महंगाई है, और इसी महंगाई की वजह से अवाम की अब अदम दिलचस्पी भी हो गई है कि यार सियासतदान आपस में जो भी करे, जुडिशरी जो भी करे, सिविल जो भी करे, उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं रही है। और उसका एहसास करते हुए मैं बात करूंगा सिंध हुकूमत की। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अगर जहां पे हुकूमत है वो सिंध हुकूमत है। फेडरल गवर्नमेंट में हम इत्तेहादी एक हैं जिसमें जो फैसले हैं मुख्तलिफ जगहों पर डेफिनेटली होते होंगे, लेकिन एक लिमिटेड रोल है। सिंध हुकूमत ने जब सैलाब आए, जब लोगों के लिए तबाहकारियां हुई, 21 लाख घर गिर गए, सफाई हस्ती से 21 लाख घर मिट गए, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इन्हीं फाइनेंशियल पोजीशन कोई उस वक्त आइडियल नहीं थी, यही थी, मिलती जुलती थी, बोले जब 21 लाख लोगों को घर बना के देंगे। जिन लोगों की फसलें डूब गई जी, इनको हम गंदम की फसल लगाने के लिए 5,000 रुपये पर एकड़ किसान को देंगे। आज भी मैं बता रहा हूं आपको कि 78 लाख खानदानों को, ये महंगाई का एहसास है ना, कि 78 लाख खानदानों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो घर बैठे उनको ये पैसे उनके मोबाइल फ़ोन में, उनके कार्ड में आ रहे हैं कि जी जाएं, जाके अपनी ग्रॉसरी करें। ये एहसास है। इस महंगाई के तूफान में जहाँ पे इंसान का इलाज भी इस वक्त अजाब बना हुआ है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध हुकूमत मुफ्त में सारे इलाज कर रही है, मुफ्त में। और जो जो उन प्रोसेस से गुजरते हैं, जो कार्डियो की बीमारी से, लिवर की बीमारियों से, कैंसर की बीमारियों से गुजर रहे हैं, उनको पता है कि जब एक बेहतरीन इलाज, जो अमीर भी वो इलाज करा रहा है, गरीब भी उसी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, और मुफ्त इलाज अगर किसी को मिल रहा है तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध हुकूमत कोई एहसान नहीं कर रही है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है। हम अपने ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना फ़र्ज समझ के आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। आवाम, आपकी बात, आवाम की जिम्मेदारी। आप जब आवाम से आप वोट लेने जाते हो, सिर्फ इसलिए नहीं जाते हो कि जी आप मुझे मेंबर बना दो, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। ये तो हम अभी मेगा प्रोजेक्ट्स की बात मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे लोगों की गलियाँ पक्की करवानी है, लोगों के और इशूज़ हैं, लोगों के वाटर सप्लाई के इशूज़ हैं, बाकी इशूज़ हैं। जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं खासतौर पीपुल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के, वो अपने अपने इलाकों में खिदमत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में वो चीज़ सामने हो जाएगी। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये भी हमारे लिए अहम मसला है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है वो भी उतना ही अहम मसला है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली। वो रीज़न ये है, महंगाई सबसे बड़ा मसला, मैं मान रहा हूँ, गरीब आवाम की मदद सबसे बड़ा मसला, लेकिन जो आप मुल्क को जिस हालात पे लेकर गए हो और लेके जा रहे हो, जिस पोलराइजेशन की तरफ आप मुल्क को लेकर जा रहे हो, जिस डिवीजन की तरफ लेके जा रहे हो, जिस अनारकी की तरफ लेके जा रहे हो, जिसमें आप ये फैसला करोगे कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं। कल अगर आपको दो साहब खुदा ना खास्ता पुलिस आपके घर पे आए और अगर आपके पास 400-500 या 200 आदमी डंडे मार के भगाओ, करते ना लोग, ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है, क्या होता है?
जो लोग इंक्रोचर्स, कब्जा माफिया होती है, वो क्या करती है, वो लोगों को बाहर भेजती है कि पुलिस पे हमले करो, फिर आपने ज़्यादा फोर्स मंगवानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी इस मुल्क में ये हो रहा है ना। आपने मैसेज क्या दिया, आपने आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, आपने मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब को गिरफ्तार किया, हमारा स्पीकर 4 साल से आज भी जेल में पड़ा हुआ है। कौन सी बड़ी बात है ये बंदे लेकर आना रोडों पे? कौन सा बंदा ये इतने बंदे नहीं ला सकता? मतलब ये 5-6 हज़ार 10 हज़ार आदमी लेकर अगर आपने मुल्क की तकदीर के फैसले ये 4-5 हज़ार लोगों से या 2-4 हज़ार लोग सड़क पर लेकर खड़े करने से कर रहे हैं आपने, तो फैसला कर लो ना। फिर अदालतें भी फैसला कर लें कि ठीक है आइंदा यही ठीक होगा। मतलब मुझे ये, मेरे लिए जो कहते हैं कि खून का आंसू इस चीज में बहते हैं कि क्या अदालतें देखी नहीं है। मैं बोलूँगा वही सिपाही पुलिस का जो उनकी सिक्योरिटी पे, उनकी फैमिलीज की सिक्योरिटी पे जो सिपाही वर्दी ले पहनकर 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपए की तनख्वाह लेता है सिपाही, 50 हज़ार की तनख्वाह वाला सिपाही अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी ड्यूटियां दे रहा है, जुडिशरी की भी दे रहा है, ऑफिसर्स की भी दे रहा है, पॉलिटिशियंस की भी दे रहा है सिपाही वो ड्यूटी। उसको इस तरह आप रोड पे जूते मारो, डंडे मारो, पत्थर मारो, पेट्रोल बमों से अटैक करो और किसी के दिल में कोई एहसास नहीं पैदा हो रहा। इस हद तक आप किस तरीके से संगदिल हो सकते हो कि आपकी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल पार्टी सरबराह से इस हद तक मोहब्बत हो गई, इस हद तक आपकी मोहब्बत हो गई कि वो कानून को बिल्डोज करता जाए। वो पुलिस वालों पे, कानून वर्दी में है वो पुलिस वाले, को सादे कपड़ों में नहीं गए कि आपको शक है कि पुलिस वाला है नहीं है। वर्दी की आप इस तरीके से मजाक उड़वा रहे हो, तमस्खर उड़ा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो और आपको कोई एहसास नहीं हो रहा। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सी कानून की हुक्मरानी है? ये ज्यादा पेनफुल है। किसने? चीफ जस्टिस कौन सा? अच्छा जी, बंजाल था जी। देखिए जी, जहां तक हमीद साहब आपने बात की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, हम कहते हैं जी हमारे किसी शख्स से कोई इख्तलाफ नहीं है। अदालतों में फैसले बोलने चाहिए, अदालतों के फैसले बोलते हैं, रिमार्क्स नहीं बोलते। रिमार्क्स इफ्तिखार चौधरी भी देता था। इफ्तिखार चौधरी ने जो पहला सू मोटो लिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, पता है किसके खिलाफ लिया था? मेरे खिलाफ लिया था। अगर आपको याद हो तो नहीं याद हो, हमें याद है जरा जरा। पहला कंटेम्प्ट का नोटिस जो इफ्तिखार चौधरी का जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ था, पहला शिकार मैं था और ताज हैदर साहब थे। उसके बाद साकिब निसार साहब उतरे मैदान में, उन्होंने भी मिलती जुलती हरकतें की और आज गायब हैं। आज इफ्तिखार चौधरी भी टीवी पे आके आम दावतों में नहीं घूमते फिरते। साकिब निसार भी सुना है कि नमाज भी जुम्मे की छुपके छुपके जाके पढ़ते हैं, कोई देखना ले। जिनके खिलाफ आपने की वो तो बैठे हुए हैं, सजा भी दे दो, जान से भी मार दो, हम तो हाजिर हैं। हमारे खिलाफ मुकदमे बने तो मुल्क से बाहर थे, मुल्क में बाहर आके फेस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, डर खौफ किसी का नहीं है, किसी को हाथ नहीं बांधते कि जी खुदा के वास्ते हमारी जान छुड़ा दो। लेकिन अदालतों के फैसले बोलने चाहिए और फैसले अगर आप करो तो फिर वो दूसरों के लिए प्रेसिडेंट बनने चाहिए। मैं बड़ा एहतराम के साथ सबके लिए, जिनके आपने नाम लिया, मैं उनके लिए भी बड़ा एहतराम करता हूँ, बंदियाल साहब का, सबका एहतराम करता हूँ। लेकिन कल को मेरे दिमाग में एक सवाल तो आएगा कि जी आपने वो जस्टिस वक्कार सेठी ने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने बेईमानी किए, चोरी किए, डकैती किए BRT KPK की, आपने उसको स्टे क्यों दिया? एक सवाल तो मेरा आता है ना, सवाल बनता है, आपका भी बनता है, मेरा भी बनता है। और अगर वो दिया तो बस कल को जितने भी करप्शन केसेस हो सबको आप स्टे ऑर्डर दे दो। फैसला तो सबके एक जैसे होने चाहिए ना, कानून दो तो नहीं हो सकते, एक मुल्क में कानून हो सकता। तो काबिल एहतराम, मेरे लिए बहुत एहतराम है, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होगा तो मुल्क चलेगा और सिस्टम चलेगा। जनरल रिटायर बाजवा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम तमाम जनरल्स इमरान खान के इश्क में मुब्तला थे और इस इश्क में जजेस भी मुब्तला हैं। क्या करेंगे आप इसके इश्क को? देखिए बात सुने, हर शख्स
चाहे आपने बाजवा साहब का नाम लिया हो या किसी जज के साहब का नाम लिया हो, हर शख्स को इस मुल्क में कानून एक इश्क करने के लिए एक चीज़ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो देकर गए हैं, वो है आईने पाकिस्तान। इस मुल्क में इश्क करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है आईने पाकिस्तान, जो कि मेरे कायद, आपके कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब देकर गए हैं। चाहे बाजवा साहब हो, चाहे बंदयाल साहब हो, चाहे साकिब निसार साहब हो, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे किसी भी इदारे का सरबराह हो, उसको सिर्फ उस किताब से इश्क करना चाहिए बस। अगर शख्सियात के इश्क में आप मुब्तला हो गए तो फिर वही असर होगा जो आपने आज पाकिस्तान का असर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली आज अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही हुई है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान था, उसके 3.5 साल का दौर था और उसके वो फैसले थे। और आज दिन तक जो इमरान खान के ड्रामे में पूरा मुल्क मुब्तला है, ये वही अंधा इश्क था जिसने मुल्क को तबाही के इस दौराहे पे आके खड़ा किया है, जिसको हमने बचाना है। इस मुल्क के एक एक इंच की हमें हिफाजत करनी है, इस मुल्क की मईशत की हमें हिफाजत करनी है, इस मुल्क के कानून की हमें हिफाजत करनी है, इस मुल्क के आइन की हमें हिफाजत करनी है और यह हम सबकी जिम्मेदारी है। लोगों को छोड़ दें, चेहरों को छोड़ दें, आप कानून पे अमल दरामद शुरू कर दें और एक एक चीज़ पे यूँ करें। ये नहीं हो कि हमें सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि जी आइन में ये लिखा है कि इतने दिन में इलेक्शन होती है, हम कहते भले कराओ उतने दिनों में इलेक्शन, लेकिन पहले आइन में ये भी लिखा है कि जो अगर कोई फॉरेन फंडिंग ले उसके लिए क्या सज़ा है, जो इसराइल और भारत से फंडिंग ले उसके लिए क्या सज़ा है, जो तोशाखाना की घड़ियाँ बेचे और बोले मैंने बेची नहीं है उसके लिए क्या सज़ा है, जो बीआरटी में अरबों रुपए की करप्शन करे उसके लिए क्या सज़ा है। तो आईने कानून में पहले पुरानी चीज़ों पर अमल दरामद करें और फिर आप इस चीज़ पे आए। ये नहीं हो सकता एक शख्स को आप हर कानून में स्टे देते रहें, हर करप्शन केस में स्टे देते रहें, हर बुराई में उसको प्रोटेक्ट करते रहें और आखिर में बोले जी अब उसको हमें हीरो बनाना है, उसके लिए हमें और रास्ते निकालने। इस तरह मुल्क में कानून नहीं चल सकता। देखिए जी, मुझसे एहसान साहब भी सीनियर हैं पार्टी में, लतीफ़ खोसा साहब भी सीनियर हैं पार्टी में। मुझ पे ये मैं समझता हूँ कि एहतरामन मैं उनके किसी कंडक्ट के ऊपर या उनके किसी बयान के ऊपर तबसरा करूँ, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। मैं एक सीनियरिटी का एहतराम करता हूँ उनसे, क्योंकि ये मेरे पार्टी का इंटरनल मैटर है। हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ उनकी बुरी लगेगी भी सही, तो जहाँ तक मेरा एक्सेस होगा पार्टी में वहाँ तक शायद मैं उस चीज़ को रेज़ करूँ। अगर कोई साहब मसला होगा पब्लिकली मैं उसको मसले को रेज़ करूँ। मेरे ख्याल से ये मेरे पार्टी के डिसिप्लिन की भी एक खिलाफ वर्जी होगी और मेरे लिए भी एक अखलाक के तौर पर ये चीज़ मुनासिब नहीं होगी। हाँ, किसी मुखालिफ के लिए मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये मेरे घर का मसला है तो घर का मसला मुझे घर के अंदर उस पर मैं रिमार्क्स दूँ, पब्लिकली अवॉइड करूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।